हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 22 इंटरनेशनल ट्रेड का लेक्चर नंबर 8। इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर 22 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यूटीओ फॉर इंडिया और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डब्ल्यूटीओ। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हमारे इंडिया के लिए, तो उनको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिया है हमारी कंट्री, वो क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का को फाउंड करने में एक मेंबर है, उनका भी, हमारे इंडिया का भी योगदान है। इंडिया हैज मोस्ट ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड विद दोज कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। और इंडिया का ज़्यादातर जो भी फॉरेन ट्रेड होता है या इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो उन्हीं कंट्रीज के साथ होता है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। There has been a lot of debate on issue whether India would gain or lose by becoming member of WTO or by signing Dunkel Draft। यहाँ पे इस बारे में बहुत चर्चा हुई थी कि इंडिया अगर WTO का मेंबर बन रहा है तो क्या उससे इंडिया को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो इस पे बहुत चर्चा हुई थी जिस टाइम पे WTO एस्टेब्लिश किया गया था और इंडिया उसका मेंबर बना था। Following arguments can be advanced in favor or against India becoming a member of WTO। कुछ एडवांटेजेस भी हैं WTO का मेंबर बनने में और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो वही हम आज अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस, कि क्या एडवांटेजेस हैं या क्या आर्ग्यूमेंट्स है जो WTO के फेवर में है। तो पहला जो है वो क्या है, इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। WTO के अंडर 152 कंट्रीज आती हैं जिसके साथ इंडिया क्या करता है, ट्रेड कर सकता है। WTO ने सारी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया है कि जितनी भी कंट्रीज उसके मेंबर हैं जो उसके अंडर आती हैं उनमें कोई भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं होंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसकी वजह से जो इंडियन मार्केट है उसको मौका मिला है फॉरेन ट्रेड में या इंटरनेशनल मार्केट में अपने कदम जमाने का। तो ये क्या है, एक तरह से WTO की एडवांटेज है इंडिया के लिए। नेक्स्ट एडवांटेज जो आती है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल सपोर्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि WTO ने बहुत सब्सिडीज दी हैं एग्रीकल्चरल ट्रेड को। उन्होंने पेस्टिसाइड के ऊपर, इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर और फिक्सेशन ऑफ फार्मर्स प्राइस के ऊपर भी बहुत सारे डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चरल मार्केट को मौका मिला है अपने आप को स्टेबल करने का इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव साइड है WTO का इंडिया के लिए। थर्ड जो एडवांटेज आती है दैट इज इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब आप किसी कंट्री में जाओगे या कोई दूसरी कंट्री आपकी कंट्री में MNC सेटअप करेगी, अपने ब्रांच को लेकर एक MNC सेटअप करेगी, तो ऑब्वियसली जो वो कैश लाएंगे या जो भी वो पैसा लाएंगे वो उनकी उनकी डोमेस्टिक करेंसी में होगा, वो इंडियन डोमेस्टिक करेंसी में नहीं होगा। वो इंडिया आके उसको कन्वर्ट करा सकते हैं रुपी में। तो इससे क्या होगा, जब वो इंडिया आएंगे आरबीआई के पास अपनी डोमेस्टिक कंट्री डिपॉजिट करा के उसके बदले में इंडियन डोमेस्टिक कंट्री लेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से क्या आएगा, एक फॉरेन कैश का इनफ्लो होगा, जो कि एक कंट्री की, एक डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी क्या है, एक इंडिया की एडवांटेज है या WTO की एडवांटेज है इंडिया के लिए। फोर्थ जो आती है एडवांटेज दैट इज इम्प्रूवमेंट इन सर्विस। जितना ज्यादा हमारा WTO की वजह से ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सर्विसेज भी इंक्रीज हुई हैं। हमारी बैंकिंग सर्विसेज डेवलप हुई हैं, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज डेवलप हुई हैं, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज डेवलप हुई हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत डेवलप हुआ है। और ये सब डेवलपमेंट एक कंट्री की, एक डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़रूरी होता है। जितने ज़्यादा लार्ज नंबर में हम लोग ट्रेड करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उतना ही ज़्यादा हमारा बिजनेस या हमारी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एडवांटेज आती है वो आती है प्रमोशन टू रिसर्च बिजनेस बिकॉज ऑफ पेटेंट। अब WTO क्या करता है, पेटेंट राइट भी प्रोवाइड करता है कि जो चीज़ आपने इन्वेंट की है वो आपके नेम के अंडर ही रजिस्टर होएगी। अगर कोई और उसको यूज करना चाहता है तो ही और शी हैव टू पे यू द रॉयल्टी अमाउंट, उनको आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से जब पेटेंट राइट अगर मिलता है तो रिसर्च जो होती है उसको क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि
आपने अगर कोई चीज क्रिएट की है, आपने किसी चीज की रिसर्च की है, तो वो आपके अंडर होएगा, और अगर आप उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या कोई और उसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो वो आपको क्या पे करेगा, रॉयल्टी पे करेगा। तो इस तरीके से जितने ज्यादा आइडियाज आएंगे उतने ज्यादा पेटेंट राइट भी क्रिएट होंगे। तो वो भी क्या करता है, प्रमोट करता है रिसर्च को कि और न्यू न्यू प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है। तो आई होप आपको एडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यूटीओ फॉर इंडिया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा टॉपिक वो आता है डिसएडवांटेजेस, कि अब डब्ल्यूटीओ के क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस तो हमने पढ़ लिए, अब क्या डिसएडवांटेज है, कि कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अगेंस्ट हैं डब्ल्यूटीओ के। सबसे पहला जो है डिसएडवांटेज टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के लिए क्या डिसएडवांटेज है, क्योंकि एमएनसीज, हालांकि डब्ल्यूटीओ ने क्या किया है, सारे के सारे पेस्टिसाइड्स को या इंसेक्टिसाइड्स को, प्राइस फॉर फार्मर्स को, नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया है। लेकिन स्टिल जो एमएनसीज हमारी कंट्री में सेटअप हैं और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं या फार्मर्स को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती हैं फॉर देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो बहुत कॉस्टली होते हैं। कोई फार्मर उसको अफोर्ड कर पाते हैं, कोई फार्मर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो जिसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या हो गया, एमएनसीज पे डिपेंड हो गया है, कि अगर कोई एमएनसी आएगी और कोई वो डेवलप्ड टेक्निक लेके आएगी एग्रीकल्चर करने की, तो दैट विल बी बेनिफिटेड टू देम। बट वो जब वो कोई नई टेक्निक लेके आते हैं तो उसी के साथ ही वो भी क्या होता है, बहुत कॉस्टली भी होती है, जो कि हमारे फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है, लॉस टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। ऑब्वियसली अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका एग्रीमेंट है और डिफरेंट एमएनसीज आपकी कंट्री में सेटअप है, तो हर कोई डिफरेंट एमएनसीज के प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या हो जाएंगी, एक टाइम पे एकदम बंद हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो एमएनसीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको पता है कि एक कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। उनके पास हर चीज डेवलप्ड होती है, उनके पास इक्विपमेंट्स डेवलप्ड होते हैं, उनके पास मार्केट स्ट्रेटेजी डेवलप्ड मार्केट स्ट्रेटेजी होती है, इवन उनके पास पैसा इतना होता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट के जो भी हाई प्रॉफिट कंपनीज या हाई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो उनको भी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, या आप डिसएडवांटेज बोल लीजिए, या एक आर्ग्यूमेंट बोल लीजिए जो डब्ल्यूटीओ के अगेंस्ट है, कि उनकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट जो आता है, पेटेंट ऑफ इंडियन हर्ब्स बाय फॉरेन कंपनीज। पेटेंट राइट की एक एडवांटेज भी थी कि जो चीज आपने इन्वेंट की है वो आपके अंडर होएगी, और वही उसी के साथ पेटेंट राइट की एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, कुछ फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स पे अपना पेटेंट राइट जमा लिया है, जैसे कि हल्दी हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, बासमती राइस हो गया, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बोल लीजिए या इंडियन स्पाइसेस बोल लीजिए, जिनके ऊपर क्या है, अब फॉरेन कंपनीज का पेटेंट राइट है। अगर हमें उनको कुछ अलग से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है या कुछ अलग से बना के बेचना है तो हम नहीं बेच सकते, हमें हमारे ही प्रोडक्ट के लिए फॉरेन कंपनीज को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, तभी हम कुछ आगे इंक्रीज कर पाएंगे, जो कि एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है या डिसएडवांटेज है वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट का इंडिया के लिए। नेक्स्ट जो आता है, इफेक्ट ऑन प्राइसेस। इफ पेटेंट फॉर कॉमन प्रोडक्ट लाइक medicines, food grains, chemicals, etc. are recognized, then developing countries like India will have to pay huge royalty on the patent holder. वही सेम कि अगर हमारे कॉमन प्रोडक्ट्स ही फॉरेन मार्केट के अंडर चले जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स परचेज कर लेंगे, फॉरेन कंपनीज परचेज कर लेंगी, तो हमें हमारे ही प्रोडक्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बेसिक से प्रोडक्ट्स हैं और उनको उनके ऊपर रॉयल्टी पे करने का कुछ तुक नहीं बनता है। हमें हमारे ही प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए पेटेंट होल्डर को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, जो कि एक गलत है, जो कि एक डिसएडवांटेज है डब्ल्यूटीओ की इंडिया के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिसएडवांटेजेस इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर की भी ये एडवांटेज भी थी और यही क्या है, एक डिसएडवांटेज भी है। हम इतनी एडवर्सली हम अफेक्ट हो जाएंगे अगर एक भी एमएनसी हमारे कंट्री से चली जाती है तो, चाहे वो आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लीजिए, चाहे वो आप सेलफोन फैसिलिटीज की बात कर लीजिए, चाहे होटल सर्विसेज की बात कर लीजिए, बैंकिंग सर्विसेज की बात कर लीजिए, हम इतनी बुरी तरीके से बोल लीजिए या इतने ज्यादा हम एमएनसीज के ऊपर डिपेंड हो गए हैं ना, कि हम लोग उनके बिना कुछ सोच ही नहीं सकते हैं।
हम लोग यही नहीं सोच सकते कि हमारी खुद की एक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी है, हमारी खुद की डोमेस्टिक मार्केट भी है। बट नहीं, हमें एमएनसीज की आने की वजह से हमारा जो कंफर्ट जोन है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि आज के टाइम पे इतनी डेवलपमेंट हो गई है। आप बैठे बैठे लाइट स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो हर कोई कंफर्ट जोन में जाना चाहेगा। इस वजह से जो हमारे डोमेस्टिक सर्विसेज सेक्टर हैं वो भी क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। तो ये भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, या वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस लेक्चर की किसी भी वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन, thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.